So what we have been doing in the couple of lectures is last couple of lectures उसमें हम ये काम कर रहे हैं कि हमने देखा है कि how to calculate stresses in the body and the threads of the screw. अब ये हमारे लिए एक ज़रूरी टॉपिक है because without knowing कि कितने stresses develop होंगे बोल्ट के अंदर we can't actually select a certain dimension bolt क्योंकि हमें पता नहीं होगा whether the bolt is going to break or not under the applied loads. ठीक, तो उसके लिए हमने डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस बोल्ट के थ्रेड्स और बोल्ट की बॉडी के अंदर कैलकुलेट करके उनके फॉर्मूलाज ड्राइव किए हुए थे. तो द फर्स्ट वन वाज द shear stress in torsion. ठीक, अभी मैं इस चीज पे नहीं जा रहा कि ये किस प्लेन के अंदर ऐड कर रहा है कि यानी कि ये whether this is tau xy, tau yz, tau xz, it is tau yz, but that comes later on. वो एक स्लाइड के अंदर हम शो कर देंगे. But we need to understand कि किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. ये प्रोड्यूस हो रहा है because of the torque P that we apply to move the nut relative to the bolt. ठीक, तो हम रेस करने के लिए जैसे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ था TR का और लोअर करने के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ था TL का. दिस T corresponds to those values. ठीक है, तो अगर आपको shear stress निकालना है due to torsion तो we will likely use TR unless specified otherwise. तो आप TR यूज करेंगे. उसकी वजह ये कि TR is always going to be more than TL. अगर आप फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो TR is going to be more than TL. तो हम लोग इसके अंदर TR ही यूज करते हैं. दिस इज द रूट डायमीटर. ठीक, इससे जो थ्रेड निकल के आएंगे आपके पास वो shear stress निकल के आएंगे विद इन द बॉडी ऑफ द स्क्रू. यानी कि इस बॉडी के अंदर जो shear stress निकल के आ रहे हैं those shear stress are going to come up with this formula. Then we talked about the axial stresses जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे और axial stresses are going to be y direction stresses. हमने बात की थी कि since we are working against a force when we are trying to lift a load हमारे पास जो axial stresses होंगे they are going to be likely compressive stresses. ठीक, और इस केस में we also used dr as the diameter to calculate the cross sectional area. और उसके लिए हमने ये बोला था since हमारे पास 3 डिफरेंट डायमीटर है. एक आउटर डायमीटर है, एक रूट डायमीटर है और एक मीन डायमीटर है. और मीन डायमीटर जो है वो दैट इज द सेंटर ऑफ द डायमीटर, आउटर डायमीटर एंड द रूट डायमीटर उनके बीच में. तो जैसे जैसे डायमीटर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एरिया भी इंक्रीज हो रहा है. तो आउटर डायमीटर का एरिया A इज गोइंग टू बी लार्जर देन द एरिया ऑफ द मीन डायमीटर व्हिच इज गोइंग टू बी लार्जर देन द एरिया ऑफ द रूट डायमीटर. हम लोगों को यहाँ पे dr लेने का फायदा ये है कि हम लोग ज्यादा कंजर्वेटिव स्ट्रेसेस प्रेडिक्ट कर रहे हैं. तो दिस अगेन फॉर्मूला यू कैन अप्लाई डायरेक्ट. फिर हमने ये बात की थी कि देयर इज अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेस व्हिच वी कॉल बेयरिंग स्ट्रेस. और बेयरिंग स्ट्रेस इज नॉट रियली अ स्ट्रेस. दिस इज अ कॉन्टैक्ट प्रेशर व्हिच वी कैन यूज टू चेक वेदर आवर सिस्टम इज गोइंग टू फेल और नॉट. और अभी लाइकली आज की क्लास में वो हम एक गाइडलाइंस के लिए एक टेबल बना हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एक्चुअली चेक वेदर बेयरिंग स्ट्रेस is going to affect our system or not. इस केस में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी which was NT और NT was the number of threads that are engaged. ठीक, इसको हमने कैसे ट्रीट करना है वो हमने एक आगे की स्लाइड में पढ़ लिया था. वो we are going to revise that. वो ये था कि हम लोग क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स एंगेज होंगे और इन रियलिटी सारे थ्रेड्स बराबर लोड बेयर नहीं कर रहे होंगे तो हम करते क्या है कि हम देख लेते हैं कि पहले थ्रेड में एक रूल ऑफ थंब दिया हुआ है कि पहला थ्रेड 38% स्ट्रेस बेयर करता है. तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. हम F को रिप्लेस करा देते हैं विद 0.38 F और NT को हम 1 कर देते हैं. तो हम सिर्फ क्योंकि हमने थ्रेड के ऊपर स्ट्रेसेस निकालने हैं तो दिस इज ठीक है. तो थ्रेड के ऊपर निकालने के लिए तो हर थ्रेड अगर अलग लोड बेयर करे तो हर थ्रेड के ऊपर अलग स्ट्रेसेस होंगे. तो उस केस में जिस थ्रेड जी बेटा कह रहे हो ओके. तो हम लोगों को करना ये है कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम बेयरिंग स्ट्रेसेस विद इन द थ्रेड. तो मैक्सिमम बेयरिंग स्ट्रेसेस वो होंगे जिसमें मैक्सिमम लोड बेयर हो रहा होगा. मैक्सिमम जो थ्रेड लोड बेयर करता है दैट्स द फर्स्ट थ्रेड राइट अगेंस्ट द लोड. जो लोड के फौरन बाद थ्रेड होता है पहला that it usually bears around 38% of the load and this is just a rule of thumb. This is not going to be exact every single time. ठीक है, but we can use this to design our system. ठीक हो गया.
इस केस में बुक में आपका जो एरिया कंसिडर किया हुआ है दैट इज दिस एरिया हेयर। तो हमने किया क्या कि हमने एक सिंगल थ्रेड को कंसीडर किया, तो वी कंसीडर अ सिंगल थ्रेड। तो हमारे थ्रेड जो होता है दैट इज यूजुअली अ स्पाइरल सॉर्ट ऑफ थिंग, सही। तो आपका थ्रेड गोज ऑन लाइक दिस। तो अगर मैं इसमें से एक 360 के सेगमेंट उठा लूं सिर्फ और उसको मैं स्ट्रेटन आउट कर दूं, तो उसको हमने पिछली बात की थी, इट मेक्स लाइक अ इंक्लाइंड प्लेन लाइक दिस, ठीक है। तो हमने उसी चीज को यहाँ पे बेसिकली ड्रॉ किया हुआ है लाइक रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी जो हाइट है दैट इज p/2 और इसकी जो विड्थ निकल के आएगी वो सर्कमफेरेंस होगी। अब सर्कमफेरेंस निकालने के लिए आपको डिफरेंट डायमीटर्स यूज कर सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे बुक के अंदर जो मीन डायमीटर है उसको यूज करके निकाला हुआ है, बट वी सेड लास्ट टाइम अराउंड कि if we use dr here that is going to produce more conservative stresses, more conservative results, ठीक है। तो आप you don't need to worry about this, जो फॉर्मूला आपका अवेलेबल है you can just directly use that। फाइनली हमने स्ट्रेसेस की बात की थी which was bending stresses at the root of the threads यहाँ पे, ठीक है। और बीम पे बेंडिंग स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होते हैं that are along the direction of the axis of the beam। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बीम अज्यूम कर लूँ लाइक दिस, तो इसमें जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ इस तरीके से, तो द स्ट्रेसेस दैट आर गोइंग टू प्रोड्यूस आर गोइंग टू बी लाइक दिस। There are going to be tensile stresses in above the neutral axis or compressive stresses below the neutral axis। और अगर आपकी ज्योमेट्री स्क्वायर है दोनों की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज गोइंग टू बी द सेम एज द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक हो गया। एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक। फॉर्मूले के अंदर यू स्टिल गेट एफ, यू स्टिल गेट एन टी। और हमने ये बात की थी कि आपने जब भी एफ और एन टी की बात, नंबर ऑफ थ्रेड्स इंगेज की बात आ रही है, तो आप एन टी को 1 ले लेते हैं और एफ को 0.38 एफ ले लेते हैं, ठीक है। So these are the actual stresses that we have in the system, or these are the stresses, इसमें bearing stress नहीं है, हमने कहा था bearing stress is not an actual stress। तो आपके पास जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी अलोंग द एक्सिस ऑफ द बीम, ठीक है। आपकी बीम जो है वो थ्रेड को हम बीम कंसिडर कर रहे हैं। तो दिस डायरेक्शन फॉर अस इज द एक्स डायरेक्शन। तो द बेंडिंग स्ट्रेस इज अवर एक्स डायरेक्शन स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस आपका जाहिर है बॉडी के ऊपर वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो दिस इज सिग्मा वाई। और जो आपका shear stress है ड्यू टू टॉर्जन दैट इज एक्टिंग इन द वाई जेड डायरेक्शन, ठीक है। वाई जेड डायरेक्शन में इस वजह से है क्योंकि जो प्लेन में, जिस प्लेन में टॉर्क एक्ट कर रहा है दैट इज नॉर्मल टू द वाई एक्सिस, और इस प्लेन के अंदर जो आपकी डायरेक्शन निकल के आएगी दैट इज गोइंग टू बी द जेड एक्सिस, ठीक है। जो आपके पास जब हम प्लेन्स डिफाइन करते हैं वो shear stresses की वी डिफाइन देम लाइक दिस। तो अगर आपके पास ये वाले बॉक्स को हम कंसिडर करें तो हमने देखना ये होता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ shear stress here। अब shear stress देखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, इसके अंदर दो shear stresses होंगे, ठीक है। एक shear stress जो आपका होगा, तो लेट मी रिमूव दिस इज गोइंग टू कॉज कंफ्यूजन। तो अब हमारे पास दो shear stresses हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब जब भी आप नेमिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास एक डायरेक्शन तो आ जाती है विच इज द नॉर्मल डायरेक्शन, तो दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन। और दूसरी भी डायरेक्शन आ जाती है जिस डायरेक्शन में आपका एरो पॉइंटेड है। तो दिस वन, एक जो इनमें से है वो एक्स की तरफ है और दूसरा जो इसमें से वाई की तरफ, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली डिफाइन shear stresses। एक अल्फाबेट जो है, एक एक्सिस जो इधर शो हो रहा है दैट इज शोइंग द नॉर्मल टू द प्लेन और दूसरा shear stress की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक। तो अब हमारे पास जो भी वैल्यूज आ रही है तो दोज आर गोइंग टू बी प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस है, वो शो हो गया। सिग्मा वाई इज नॉर्मल स्ट्रेस। shear stress tau yz is going to be perpendicular to yz, perpendicular to y and in the direction of z। सेम स्ट्रेस जो होता है y, हमने या आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा होगा कि shear stress is going to be same in
कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शन, तो जो वाई जी है वो जेड वाई भी वही वैल्यू है। तो अगर हम इसी चीज में मैं अगर जेड वाई ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो द जेड वाई इज गोइंग टू बी like this, and this is actually just equals to tau yz, ठीक है। बट अगेन हम लोगों के केस में इट्स एन एप्लीकेशन, तो वी डोंट नीड टू वरी अ लॉट अबाउट दिस, ठीक है, बट समझने के लिए हद तक दिस इज इम्पोर्टेंट। देन वी सेट कि हमारे पास कुछ फेलियर की थ्योरीज होती हैं, और फेलियर की थ्योरीज के अंदर वी हैव द वॉन माइसिस स्ट्रेस एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, फॉर्मूला है, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूलाज एंड फाइंड आउट द रिजल्ट्स। फाइनली ये वही वाली बात लिखी हुई है कि आपका थ्रेड 38% पहला आपका लोड बेयर कर रहा होता है पहला थ्रेड, तो वी कैन डायरेक्टली जस्ट रिप्लेस एफ विद 0.38 एफ एंड वी कैन सेट एन डी इक्वल्स टू 1 व्हेन वी आर सॉल्विंग फॉर द स्ट्रेसेस। अब हमने पहली एग्जांपल जो पहले करी थी वो हमने मॉडिफाइड एग्जांपल्स करी थी, उसके अंदर हमने कोई स्ट्रेस की बात नहीं की, ठीक। तो अभी हम उसके विल स्किप टू द पार्ट वेयर वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस। तो ये सारा काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने ये बोला था कि आपका जो थ्रेड होता है दैट इज एक्चुअली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ द स्क्रू, ठीक। तो अगर मुझे इसके अंदर डी और डी आर को कंपेयर करना है तो आई नीड टू कंसिडर बोथ साइड्स। सो दिस इज डी आर, ये लेंथ भी पी बाई टू है और ये लेंथ भी पी बाई टू, ठीक है। तो डी माइनस डी आर इज एक्चुअली इक्वल्स टू पी, ठीक। तो d माइनस डी आर इज एक्चुअली इक्वल्स टू पी, और जो सेकंड इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है वो यही शो कर रही है, ठीक हो गया। खैर ये सारा काम हम पहले एग्जांपल के अंदर कर चुके हैं। टी आर रेजिंग टॉर्क और लोअरिंग टॉर्क निकालने के फॉर्मूला दे आर डायरेक्ट, ठीक है। यू कैन इफ यू नो द डायमेंशंस यू कैन फाइंड देम आउट, ठीक। इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक आपका वो कंपोनेंट है जो लोड के अगेंस्ट और थ्रेड के फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है, और दूसरा कंपोनेंट है जो कि आपका कॉलर फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये टोटल फॉर्मूला है टी आर का जो कि हमें यूज करना पड़ता है। सेम थिंग विद टी एल एज वेल, ठीक। अगर टी एल नेगेटिव होता है तो वी कंसिडर सिस्टम टू बी नॉट सेल्फ लॉकिंग, तो टी एल का पॉजिटिव आना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एफिशिएंसी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल था। एफिशिएंसी हम निकाल ऐसे रहे थे कि हमने सेट किया था एक केस जिसमें फ्रिक्शन जो थी, दिस पर्टिकुलर फ्रिक्शन एफ इज वाज सेट टू 0, तो दैट वाज आवर आइडियल केस। तो मैं आइडियल केस को एक्चुअल केस से कंपेयर करा के आई कैन फाइंड आउट माई एफिशिएंसी। तो माई एक्चुअल केस इज टी आर, और अगर मैं इसी टी आर के फॉर्मूला के अंदर, मैं कॉलर फ्रिक्शन नहीं काउंट कर रहा अभी, अगर मैं टी आर के अंदर एफ को 0 पुट कर दूंगा तो आई गेट एफ डी एम एल डिवाइडेड बाई 2 पाई डी एम, डी एम कैंसल्स आउट and I get FL upon 2 pi. So FL upon 2 pi is my ideal torque and TR is my actual torque. तो मैं इससे मैं efficiency निकाल सकता हूँ. Again, just a direct application of the formula. Stresses निकालना भी हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है. We just use the formulas to calculate stresses. So for example, जब मैं shear stress निकालने की बात कर रहा हूँ, तो this is tau yz. मुझे पहला काम ये करना पड़ेगा कि मुझे अपना TR निकालना पड़ेगा. TR हमने ऑलरेडी इस एग्जांपल में तो निकाला है, तो वी जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। DR मुझे पता करना होता है, DR भी मैंने एग्जांपल के शुरू में पता कर लिया, ठीक। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर किसी भी बोल्ट को, किसी भी पावर स्क्रू को आप जब भी स्पेसिफाई कर रहे होते हैं उसका साइज, तो वी स्पेसिफाई ओनली टू थिंग्स नॉर्मली। एक हमें स्पेसिफाई करना होता है उसका आउटर डायमीटर D, ये पता होना चाहिए, और पिच P पता होना चाहिए। इफ वी नो दीज टू थिंग्स we can find out the rest of the dimensions, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये दो चीजें पता होंगी, और फॉर्मूले के अंदर अगर आपके पास DM या DR यूज हो रहा है वो आपको खुद निकालना पड़ेगा यूजिंग द शेप ऑफ द थ्रेड, ठीक है। तो पावर स्क्रू के थ्रेड बहुत सिंपल होता है, उसके मेटेक अगर आपको पता हो तो आप बाकी दो क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। कोई मसला तो नहीं है, कहीं भी मसला हो तो प्लीज स्टॉप मी, ठीक। दिस इज द शियर स्ट्रेस। आपने एक्सियल स्ट्रेस निकालना है। एक्सियल स्ट्रेस अगेन इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। इसमें जो चीज नोट करने की है दैट इट इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। वी आर वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स। फोर्स हमें पता है 6.4 किलो न्यूटन थी। DR वाज 28 mm, सही है। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट
बेसिकली मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है नहीं कि पढ़ी हुई, इसके जो यूनिट निकल के आएंगे द यूनिट आर गोइंग टू कम आउट एज, बिकॉज ये आपने न्यूटन में ले लिया, किलो का 10⁻³ आप ले चुके, एंड दिस थिंग द लोअर आपका जो डिनोमिनेटर है 28 mm दैट इज इन मिलीमीटर, सो दिस इज न्यूटन पर mm², एंड न्यूटन पर mm² इज एक्चुअली मेगापास्कल, सही, ये मेगापास्कल ही होता है। यू कैन आल्सो चेक, आप mm का 10⁻³ स्क्वायर करके एक्सपेंड करें and you can find out that it is megapascal, right? Bearing stress निकाल लें, it's again an application of the formula। आपके पास फोर्स थ्रेड के ऊपर चाहिए थी, आपके पास एंटी की रिक्वायरमेंट थी, हमने किया क्या है, हमने फोर्स को रिप्लेस किया है 0.38 F से और हमने एंटी को रिप्लेस किया 1 से, बिकॉज हम थ्रेड के ऊपर स्ट्रेस निकालने के लिए वी कंसीडर थ्रेड जिसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स होती है, मैक्सिमम फोर्स जिस थ्रेड के ऊपर होती है, रूल ऑफ थंब ये है कि 38% लोड वो बेयर करता है। अगेन अब हमने इसमें डायमेंशंस का हमें ख्याल रखना है कि हमने फोर्स इस केस में ली हुई है न्यूटन के अंदर, और हमने जो डायामीटर लिया हुआ है वी आर टेकिंग इट इन mm, तो जब न्यूटन पर mm² करते हैं हम, तो दैट कम्स आउट टू बी मेगापास्कल। कोई मसला तो नहीं है अभी तक, है तो प्लीज बता देना। फाइनली अगर हमें थ्रेड का बेंडिंग स्ट्रेस निकालना होगा, इट्स द सेम थिंग, एन एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला आपको पता है, सारी डायमेंशन हमने निकाली हुई है। हमें लोड को हमने रिप्लेस किया 0.38 F से, एंटी को रिप्लेस किया 1 से, यू कैलकुलेट द स्ट्रेस। यहाँ तक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी, हम लोग डायरेक्टली चीज़ों को निकाल सकते थे, ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, हम निकाल लेते हैं। जब हमें इस प्रॉब्लम के अंदर हमें और क्या पूछा हुआ है, उन्होंने हमसे और पूछा हुआ ये है कि वी नीड टू फाइंड फॉर एग्जांपल द स्ट्रेसेस निकाल लें, बेरिंग स्ट्रेस निकाल लें, थ्रेड बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लें, फिर हमें वॉन मैसेज स्ट्रेस निकालना है। वॉन मैसेज स्ट्रेस इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में बोला था इट्स अ मेजर जो कि हम यूज करते हैं टू चेक वेदर अवर सिस्टम इज गोइंग टू फेल और नॉट, ठीक। तो वॉन मैसेज स्ट्रेस इज सॉर्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट स्ट्रेस, और इसकी नीड हमने ये शो की थी कि अगर हमें कोई भी सिस्टम के अंदर अपने स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस से कंपेयर करना होगा, और आपके सिस्टम में एक्चुअली मल्टीपल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो विच स्ट्रेस डू वी कंपेयर टू द यील्ड स्ट्रेस, तो हमने इन सारे कंपोनेंट्स को यूज करते हुए एक इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकाला है। उसकी मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, एक फॉर्म होती है वॉन मैसेज स्ट्रेस, एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी होती है। तो जब आपके पास एक इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकल के आ जाते हैं, उसको हम फिर कंपेयर कर सकते हैं अपने यील्ड स्ट्रेस के साथ, या फिर यील्ड स्ट्रेस को अगर हम अलाउबल स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं तो हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमें एक वैल्यू पता चल जाएगी जिस वैल्यू से हम अपने स्ट्रेसेस को कम रखें। तो नीड वॉन मैसेज स्ट्रेस की और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की है कि हम कंपोनेंट से एक सिंगल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि देन वी कैन कंपेयर विद द यील्ड स्ट्रेस, राइट। तो लेट्स गो बैक जहाँ पे हम पहुंचे हुए थे अभी तक। यस, वॉन मैसेज स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पे रेफरेंस में दिया हुआ है, चैप्टर 5 मेनली डील्स विद स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपकी बुक है ना, उसके अंदर चैप्टर 5 के अंदर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन है, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली। वॉन मैसेज स्ट्रेस क्यों यूज होता है ये पता होना चाहिए हमको, वो हमने अभी देख लिया। वॉन मैसेज स्ट्रेस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनको आपने प्लग इन करके निकालना है। तो हमें ये पता है कि हमारे इस पर्टिकुलर केस में सिग्मा एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्मा वाई एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्मा जेड नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। तो सिग्मा जेड इज 0, तो एक्स वाई इज 0 एंड तो एक्स जेड इज 0। तो बाकी जो भी क्वांटिटीज बची है वी कैन प्लग दोज इन। तो हमने यहाँ पे सिग्मा एक्स प्लग इन कर दिया, मैं नीचे की इक्वेशन पे हूँ उस वक्त, सिग्मा प्राइम वाली इक्वेशन जो है, हमने सिग्मा जेड को 0 कर दिया, सिग्मा वाई की वैल्यू प्लग इन कर दी। यहाँ पे हमने सिग्मा व्हाट आर वी डूइंग हियर, तो ये हमारे पास सिग्मा एक्स है और ये हमारे पास सिग्मा वाई है, एंड दिस इज जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस आ रहे थे, तो उसके अंदर हमने सिर्फ टॉ वाई जी को प्लग इन किया है बिकॉज बाकी दोनों शेयर स्ट्रेसेस 0। तो व्हेन वी डू दिस हमारे पास एक क्वांटिटी निकल के आ जाती है विच इज नाउ अ सिंगल स्ट्रेस। तो दिस इज द बेसिक आइडिया कि आप एक सिंगल स्ट्रेस की क्वांटिटी निकालते हैं विच यू कैन कंपेयर विद योर फेलियर क्राइटेरिया, जो कि वॉन मैसेज स्ट्रेस को आप यील्ड स्ट्रेस से कंपेयर करा लें, या फिर अगर
हम कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं किसी लेट्स से आप कंप्रेसिव लोड के अंदर है आपका कोई ब्रिटल मटेरियल, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात भी की जा सकती है, ठीक है। तो बट दिस इज हाउ यू फर्स्ट कैलकुलेट इक्विवेलेंट स्ट्रेस। रिमेंबर कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के लिए डिफरेंट इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस होते हैं। तो उसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि जो भी टाइप का मटेरियल है उसका इक्विवेलेंट स्ट्रेस आपको चेक करना पड़ेगा। तो वॉन माइसिस स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दे आर एप्लीकेबल टू डक्टाइल मटेरियल्स ओनली, ठीक। तो हम किसी सिरेमिक के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, सिरेमिक के लिए विल नीड टू कंसीडर समथिंग एल्स। नाउ तो लेट्स सी आगे हमने क्या किया था। हमने अगला काम ये करना है, उन्होंने हमसे पूछा ये है कि आप कैलकुलेट प्लीज करें आपका जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस में आगे आ गया हूँ एक स्लाइड। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस द थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइड बाय 2, ठीक। अब तो यानी कि इन ऑर्डर टू प्रोसीड फ्रॉम दिस पॉइंट वी एक्चुअली नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट आवर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना आप लोगों को 2D में आप लोगों ने निकाला। आई डोंट रिमेंबर कि आप लोगों ने 3D में मैकेनिज्म मटेरियल्स में काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। कैन समबडी टेल मी वेदर you have studied stresses in 3 dimensions? हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी कि हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन है, बट somebody can you please tell me कि आप लोगों ने 3D में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को स्टडी किया कि नहीं किया? कोई भी बता दो। नहीं, नो कर दो भाई, अगर नहीं है तो नो इशू। somebody please tell me क्या 2D में शायद। हाँ जी 2D में शायद 2D में किया हुआ है, ठीक है, सही हो गया। तो 2D में किया हुआ है अगर आपने, तो वी फॉर अस इट्स गोइंग टू बी अगेन, हम लोगों ने जिस तरीके से इसको अप्लाई करना है, यू डू नॉट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मतलब मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स नॉलेज, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ सर नॉलेज डायरेक्टली यूज नहीं कीजिए बेटा। सर मेरा सवाल है कि जो हम वॉन माइसिस जो स्ट्रेस फॉर्मूले से हम लोग जो फेलियर निकाल रहे हैं, उसके बाद जो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो भी सेम फेलियर के लिए एग्जैक्टली फॉर्मूला ही है वो। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की थ्योरी भी है और वॉन माइसिस स्ट्रेस की थ्योरी भी है, ठीक है। डिफरेंट टाइम पीरियड्स में ये थ्योरीज प्रेडिक्ट हुई हैं, ठीक है। मेटल्स के लिए द मोस्ट प्रेवलेंट वन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है वो वॉन माइसिस स्ट्रेस, ठीक। बट बोथ ऑफ देम हैव द सेम पर्पस। आप चेक करते हैं वेदर आपका सिस्टम यील्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेदर आपका सिस्टम फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट्स द मेन आइडिया। सर जो शेयर वाले फॉर्मूले में जो स्ट्रेस 3 वाला है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, जो 3 किस तरह निकालेंगे उसमें? हाँ 3 वाला बेटा, कौन मैं सा आ रहा हूँ उसी पे। अभी तो मैंने पढ़ाई नहीं, अभी तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला दिखाया था, ठीक है। मैंने बताया था कि वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमें चाहिए होंगे, ठीक। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने के लिए लेट्स फर्स्ट सी के प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्चुअली होते क्या है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ओके लेट मी चेंज दिस। तो अगर आपके हम 2D में देखें, 2D के अंदर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते थे। अगर हम अपनी एक केस इस तरह का अज्यूम कर लें, तो दिस इज जो सिग्मा एक्स, टॉ एक्स वाई दोनों डायरेक्शंस में सेम होता है। तो दिस इज टॉ वाई जी बट टॉ वाई एक्स, बट टॉ एक्स वाई इक्वल्स टू टॉ वाई एक्स, ठीक है, सेम होता है। इफ व्हाट वी वांट टू डू, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कराना है, ठीक है। एक चीज याद रखनी होती है, जब स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हैं तो आप एक्चुअली स्ट्रेसेस को चेंज नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब मैं सेम स्ट्रेसेस जो बॉडी के अंदर है, आई कैन रिप्रेजेंट देम इन अ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर प्रॉबेबली आपके पास, अगर मैं एलिमेंट को अपने रीड्रॉ कर रहा हूँ उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं दे आर गोइंग टू मॉडिफाई, ठीक है। कंपोनेंट्स आपके मॉडिफाई हो जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो स्ट्रेस बॉडी के अंदर है वो चेंज हो रहा है, सिर्फ हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ख्याल रखना स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, कि सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक करने चेंज करने से आपके स्ट्रेसेस चेंज नहीं होते, सिर्फ स्ट्रेसेस के जो कंपोनेंट्स आपके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन में आ रहे हैं वो चेंज होंगे। ओवरऑल इक्विवेलेंट इफेक्ट सबका सेम रहेगा,
और ये वॉन माइसिस स्ट्रेस वगैरह में इस चीज को कंसिडर भी किया जाता है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेस कि आप किस एक्सेस सिस्टम में निकालें। अब तो लेट मी ट्राई टू मॉडिफाई दिस टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये होते थे कि मैं एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम आइडेंटिफाई करूं रोटेशन करके आई ओके दिस इज बैड तो बेसिकली आई जस्ट ड्रॉ दिस। तो मैं एक रोटेटेड एक्सिस सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, इसके दो एक्सेस हैं, वी कॉलिंग दिस 1 and 2। ठीक, तो मैं एक ऐसा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ जिसके अंदर आपके पास जब मैं स्ट्रेसेस को ट्रांसफॉर्म करूँ तो आपके पास सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, तो शेयर स्ट्रेसेस भी सिस्टम के अंदर से रिमूव हो जाए। ठीक, अब शेयर स्ट्रेसेस क्या सिस्टम में नहीं है हमारे पास एक्चुअल, जब हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे थे एक्स वाई स्ट्रेट वाला, इसके अंदर हमें शेयर स्ट्रेसेस नजर आ रहे थे। तो क्या मेरे सिस्टम के अंदर से स्ट्रेसेस खत्म हो गए? कहाँ चले गए शेयर स्ट्रेसेस? तो ये सिर्फ और सिर्फ बात है कि आप किस कोऑर्डिनेट सिस्टम चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं। दिस डज नॉट एक्चुअली अफेक्ट योर बॉडी इन एनी वे कि आप किस उसमें एक्सेस सिस्टम में बात करें। ठीक है, ये सिर्फ स्टडी करने का तरीका है कि किस एक्सेस सिस्टम में हम पढ़ना चाह रहे हैं अपने तो किस एक्सेस सिस्टम में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अपने स्ट्रेसेस को। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट 3D में भी अप्लाई होता है कि आपके पास 3D बॉडी जो हमने पूरी बनाई थी उसके एलिमेंट को, उसके अंदर जाहिर है आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस है, ठीक है, आपके पास शेयर स्ट्रेसेस भी होंगे। अब मैं सारे शेयर स्ट्रेस की क्वांटिटीज लिख नहीं रहा, बट दे आर गोइंग टू बी शेयर स्ट्रेसेस इन ऑल डायरेक्शंस लाइक दिस। ठीक, मुझे इसको रोटेट कराना है इस तरीके से कि आपके पास जो रोटेटेड बॉडी है, अब वो रोटेटेड बॉडी एक एक्सिस के गिर्द भी रोटेट हो सकती है, दो एक्सिस के गिर्द भी रोटेट हो सकती है, कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर नॉर्मल स्ट्रेसेस रहते हैं। तो ये नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्चुअली रिप्रेजेंट द एंटायर स्ट्रेस सिस्टम। तो इसमें सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, टॉ एक्स वाई, टॉ वाई जेड, टॉ एक्स जेड सबका इफेक्ट शामिल है। तो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 इज द इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेसेस कंसीडरिंग द एंटायर स्ट्रेस स्टेट ऑफ द सिस्टम। सही, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा डिटेल में इसको अगर समझ में नहीं भी आ रहा आपको, सिर्फ ये पॉइंट को अपने जहन में रखें कि सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 आर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर स्ट्रेस ऑफ द सिस्टम। और अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस इज गोइंग टू बी जस्ट वन एक्सिस सिस्टम जिसपे ये चीज ट्रू होगी। ठीक है, तो एक्सिस सिस्टम 1, 2, 3 जो है, दिस इज नॉट कि मैं किसी भी एंगल पे रोटेट करा दूं। जैसे हमने एक्स वाई को एक केस देखा था, हम मैं एक्स वाई को रोटेट करा दूं तो मेरा स्ट्रेस स्टेट चेंज हो जाएगी, सिग्मा एक्स प्राइम निकल आएगा, वाई प्राइम निकल आएगा, टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम निकल आएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए यू डोंट गेट अ चॉइस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की प्लेन हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना मुश्किल है? इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल फॉर योर रेफरेंस, द फॉर्मूलाज हियर, और दिस टाइम अराउंड यू हैव एक्सेस टू द स्लाइड्स एज वेल, तो यू डोंट नीड टू गो अहेड एंड सर्च एवरी टाइम, आपके पास स्लाइड्स भी ओपन हो गई। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज जस्ट अ क्यूबिक इक्वेशन इन द वेरिएबल सिग्मा। सिग्मा हमारे पास काम कर रहा है इस वक्त, जिस तरह हम एक्स सॉल्व करते हैं ना, अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेम काम कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो मैंने सिग्मा के लिए मैंने एक पूरी अपनी रिलेशनशिप इधर बना ली है, विच इज सिग्मा प्राइम, सिग्मा क्यूब माइनस आवर स्ट्रेस कंपोनेंट्स टाइम सिग्मा स्क्वायर, फिर कुछ और स्ट्रेस कंपोनेंट्स टाइम सिग्मा, फिर कुछ और स्ट्रेस कंपोनेंट्स इक्वल्स टू 0। ठीक, तो हमने अपनी पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट किया हुआ है इन दिस फॉर्म। तो सिग्मा क्यूब माइनस ए सिग्मा स्क्वायर प्लस बी सिग्मा माइनस सी इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन जो है आपके कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीजें पता है कि 0 है। ठीक, तो जब बहुत सारी चीजें 0 है तो वट एवर इज लेफ्ट, अगर हमने सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ वाई जेड निकाला हुआ है, वी कैन डायरेक्टली plug in these values, sigma x, sigma y, tau yz की, and we can find out our
इक्वेशन ऑफ सिग्मा और उसके थ्रू वी कैन फाइंड आउट द 3 रूट्स ऑफ द सिग्मा। ये कैलकुलेटर से डायरेक्टली निकल के आ रहा है। इस चीज़ में सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो सिग्मा 1 है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सिग्मा 2 इज गोइंग टू बी मोर देन सिग्मा 3। तो आपके जो कैलकुलेटर रिजल्ट निकाल के दे रहा है उसको आपने अरेंज इस तरीके से करना है कि आपका सिग्मा 1 आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस हो, सिग्मा 2 उससे छोटा हो और सिग्मा 3 सबसे छोटा स्ट्रेस हो। ठीक हो गया? इसी पॉइंट पे मसला हो तो मुझे स्टॉप कर लेना। अगर आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकल के आ गए हैं देन द मैक्सिमम shear stress is the first principal stress which is the maximum value here minus the smallest principal stress which is sigma 3 divided by 2। तो आप shear stress maximum shear stress में निकाल सकते हैं। ठीक, तो दिस वाज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज निकाली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर्मूले ही अप्लाई हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो वॉन माइसेस स्ट्रेस भी वी कैन कैलकुलेट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो हमारे पास एक्स वाई जी में डायरेक्ट फार्मूला भी अवेलेबल है, प्रिंसिपल स्ट्रेस की फॉर्म में भी फार्मूला अवेलेबल है। तो हमें जो विच एवर वन इज गुड फॉर अस वी कैन यूज। क्योंकि हमने इस वक्त प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमें अगर सिर्फ वन माइसेस स्ट्रेस निकालना है तो वी डोंट एक्चुअली नीड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, क्योंकि वन माइसेस स्ट्रेस का हमारे पास फार्मूला डायरेक्टली भी अवेलेबल है। तो अगर आपको मैक्सिमम shear स्ट्रेस निकालना है फिर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने की जरूरत एक्चुअली है। तो आपको पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा फिर मैक्सिमम shear स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दोनों निकालने हैं तो यू हैव अ चॉइस कि आप पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लें और उसके बाद डायरेक्टली वॉन माइसेस स्ट्रेस का प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला फार्मूला यूज करें, दिस इज अ स्मॉलर फार्मूला। ठीक है, और आप या फिर अपने shear स्ट्रेस का या फिर आप अपना एक्स वाई जी वाला जो फार्मूला है वो वाला फार्मूला यूज करें। ठीक है, यू हैव अ चॉइस। तो दिस इज बेसिकली समथिंग विच वी नीड टू सी। अब ये देखें कि दोनों की वैल्यू बहुत डिफरेंट आ रही है। The principal, the one massive stress is coming out to be 48.7 and the maximum shear stress is coming out to be 27.3. अब इसमें what we need to do is we need to go back and see कि हम actually failure कैसे study करते हैं। तो failure के लिए one massive stress जो है that is compared directly to the yield stress या फिर allowable stress sigma y upon factor of safety, और जो shear stress है that is compared to half of the yield stress। ठीक है, आपकी बुक के अंदर फेलियर थ्योरी का पूरा एक चैप्टर है, यू कैन गो एंड रिवाइज दैट। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर इस सेमेस्टर में यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी फेलियर थ्योरीज इन डिटेल। राइट, हमारे केस में जो एप्लीकेशन है दैट इज वेरी डायरेक्ट। तो हमें जब प्रिंसिपल्स जब हमने एक्चुअली अपने मैक्सिमम shear स्ट्रेस को कंपेयर करना है फेलियर से तो वी यूज हाफ ऑफ द shear स्ट्रेस, हाफ ऑफ द yield स्ट्रेस। ठीक, लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड। तो अब व्हेन वी एक्चुअली डू दैट देन वी एक्चुअली फाइंड कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। अभी भी डिफरेंस है बिकॉज हम shear स्ट्रेस को सिग्मा वाई अपॉन 2 से कंपेयर करें और इसको हम कंपेयर करेंगे डायरेक्टली सिग्मा वाई से। तो दिस टाइम्स 2 is actually giving me 54 megapascals, तो which is close to the one massive stress value, not the same। तो दोनों से आपकी अगर आप कोई एक फॉर्मूला यूज करते हैं नीचे यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। ओके, तो लेट्स सी एक और प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम, दिस इज सिंपलर देन दैट। ठीक है, पिछ पहले वाले से इस केस में हमें करना क्या है, वी आर गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट a power screw and we need to find out कि इस power screw को drive करने के लिए how much actual power we are going to need। ठीक, तो the question states कि find the power required to drive a 1.5 inch power screw having double square threads with a pitch of 0.25 inches. The nut is to move at a velocity of 2 inch per second and move a load of 2.2 kilopounds. The friction coefficients are 0.1 for the threads and 0.15 for the collar, or the frictional collar diameter which is the mean diameter of the collar is 2.25 inches। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। सबसे पहली चीज उन्होंने दी हुई है वो एक डायमीटर उन्होंने दिया हुआ 1.5 इंच। The diameters that is specified, it is always going to be the outer diameter unless it is stated otherwise। This is going to be the outer diameter D। ठीक, उसके बाद क्या उन्होंने बताया, उन्होंने हमें बता दिया कि it has double threads। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ थ्रेड्स को हम यूज करते हैं लीड निकालने में, इफ यू रिमेंबर एक एग्जांपल हमने लीड निकाली थी यूजिंग n टाइम्स p। तो अभी हम उस पे आते हैं। तो अगर हम
इससे आगे चलें और क्या हमें दिया हुआ उन्होंने पेज भी बता दी। इसके बाद उन्होंने हमें एक वेलोसिटी बताई है जो नट की वेलोसिटी है ऑन द बोल्ट। इसको हमें यूज करना है टू एक्चुअली कैलकुलेट कि हमें किस स्पीड पे अपने बोल्ट को रोटेट कराना पड़ेगा सो दैट इट कैन मूव द लोड एट दिस स्पीड। ठीक है, क्योंकि आपके जो आपका सिस्टम बन के आ रहा है, द सिस्टम इज एक्चुअली गोइंग टू बी लाइक दिस। तो आपके पास अगर मैं इसको इस तरीके से लूं तो दिस इज वेयर यू हैव अ लोड। ठीक है, ये आपका नट है जो कि हमने ग्राउंड किया हुआ है, और आपका बोल्ट जो है वो रोटेट, जब बोल्ट रोटेट होगा तो वो मूव करेगा अपवर्ड। सही, तो हम नट और बोल्ट की जो रिलेटिव स्पीड है वो बता रहे हैं, दैट इज 2 इंचेस पर सेकंड। ठीक हो गया। तो इस स्पीड को हमें बेसिकली रिलेट करना पड़ेगा आपकी रोटेशनल स्पीड के साथ जो कि बोल्ट की आ रही है, क्योंकि हर रेवोल्यूशन में बोल्ट एक सर्टेन डिस्टेंस ही ट्रेवल कर सकता है, दैट इज नोन एज द लीड। तो अगर मुझे इस स्पीड पे मूव कराना है तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली मुझे कितनी स्पीड से बोल्ट को रोटेट कराना है। और हमें ये पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है सम सॉर्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सम सॉर्ट ऑफ स्पीड। तो इट कैन बी एफ वी और इट कैन बी टी टाइम्स ओमेगा। तो हम क्योंकि रोटेशन की बात कर रहे हैं और हम टॉर्क एक्चुअली कैलकुलेट भी कर रहे हैं टी आर और टी एल, तो हमें एक्चुअली टी आर के साथ ओमेगा की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू एक्चुअली फाइंड द पावर। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अच्छा, फिर हमें और क्या चीज पता है? हमें पता है कि हमारी फोर्स जो है दैट इज 2.2 किलो पाउंड्स। तो KIPS इज किलो पाउंड। वी नो द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.1 फॉर द थ्रेड्स। We know the friction coefficient for the collar is 0.15. We know that the mean diameter of the collar is 2.25 inches. अब ये सारी information हमें पता है. Using this, we need to actually solve the system. और in order to find the power, हमें दो चीजें required होंगी. पहली चीज जो हमें required है that is the raising torque. Again, raising torque ही क्यों चाहिए? एक तो बात पे क्वेश्चन के अंदर स्टेटेड है कि हम लोग उसको एक सर्टेन स्पीड से मूव करा रहे हैं. ठीक. दूसरी चीज ये कि आपको रेजिंग टॉर्क हमेशा लोअरिंग टॉर्क से ज्यादा आएगा. ठीक है, तो वी ऑलवेज यूज टीआर व्हेन वी आर डिजाइनिंग सिस्टम. सही है. दूसरी जो चीज हमें चाहिए वो रोटेशन स्पीड चाहिए. तो रेजिंग टॉर्क टीआर निकालने के लिए द फॉर्मूला इटसेल्फ इज वेरी डायरेक्ट. ठीक, तो टीआर का फॉर्मूला हमें पहले से पता है. टीआर के फॉर्मूले के अंदर दो चीजें आ रही हैं. एक आपका भाई एक वो कंपोनेंट है जो कि लोड के अगेंस्ट और फ्रिक्शन जो थ्रेड्स की उसके अगेंस्ट काम कर रहा है. दूसरा वो है जो कॉलर फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम. तो ये टोटल चीज कंबाइंड इज टीआर. इसको निकालने के लिए वी नीड द लीड, वी नीड डीएम. सही है. बाकी चीजें हमें पता है. हमें एफ भी पता है, हमें एफसी भी पता है, हमें डीसी भी पता है, हमें कैपिटल एफ भी पता है. हमें डीएम नहीं पता और लीड नहीं पता. तो लीड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरेलल थ्रेड्स मल्टीप्लाइड बाय द पिच ऑफ द सिस्टम. तो हमारे पास number of parallel threads is 2 and the pitch of the system is 0.25 inches. तो हमारी लीड निकल के आ गई 0.15 इंच. ठीक हो गया. dm is equals to d minus p by 2. और ये कैसे आ रहा है? ये इस तरीके से आ रहा है कि हमारे पास अगेन तो what we have is हमारे पास जो भी स्क्रू होते हैं they are actually present on either side. ठीक है, तो let me do this right. Okay. So this is D or DM is in the middle of D and DR. ये जो total length है, this total length is P by 2. तो ये जो half length आएगी इसकी that is going to be P by 4. But this half length is actually present on either side. So D minus DM is equals to P by 4 plus P by 4. दोनों साइड का P by 4 ऐड किया हुआ है. सही है. और तो इफ वी डू दिस तो D minus DM becomes P by 2. तो उससे मैं DM एक्चुअली कैलकुलेट करा सकता हूँ. ये वाला काम हमने पिछली एग्जांपल जो देखी थी उसके अंदर हमने किया हुआ है. यू कैन चेक इट देयर एज वेल. आप DR निकाल के D और DR का एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज आल्सो गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट सेम थिंग. नाउ DM निकल के आ जाएगा. DM इज कमिंग आउट टू बी 1.375 इंचेस. TR का फॉर्मूला डायरेक्ट है. एवरीथिंग इज नाउ नोन, यू जस्ट नीड टू प्लग इट इन. तो जो फर्स्ट टर्म आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 330.
pound force inch, or the second term is coming out to be 371 pound force inch. अब इसमें you need to remember कि जो आपकी force है that is in pounds, और बाकी सारी dimensions जो हैं those are in inches. तो आप न्यूटन मीटर में नहीं निकाल लें, we are calculating it in pound force inch. जो भी फोर्स के यूनिट होते हैं, जो भी आपके डायमेंशंस के यूनिट होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके आप टॉर्क की यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं. डोंट नो नीड टू वरी अबाउट दिस टू मच. ठीक, टी आर पता चल गया. हमें टी आर के साथ ओमेगा को मल्टीप्लाई कराना है. तो ओमेगा को निकालने के लिए व्हाट डू वी नो? वी नो कि v इज इक्वल्स टू 2 इंचेस पर सेकंड एंड द लीड इज 0.5 इंचेस. तो अब अगर हम अपने सिस्टम को थोड़ा सा देखें तो इफ़ यू रिमेंबर कि होता क्या था, होता ये था कि आपके पास अगर कोई भी थ्रेडेड बॉडी है, उसके अंदर थ्रेड्स हैं लाइक दिस. एक रेवोल्यूशन के अंदर इफ लेट्स से कि सिंगल थ्रेड की मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, जब मैं एक रेवोल्यूशन दूंगा तो आपकी बॉडी कितना मूव करती है, जितना आपका लीड मूव कर, जितना आपका लीड है थ्रेड्स, ठीक है, उतना आपका नट मूव करेगा रिलेटिव टू योर बॉडी. अब अगर मुझे एक सर्टेन स्पीड चाहिए तो आई कैन रिलेट माई लीड टू माई स्पीड टू फाइंड आउट कि मुझे कितनी स्पीड से एक्चुअली इसको रोटेट कराना. ठीक है, तो अगर मुझे टोटल डिस्टेंस रिलेट कराना हो, लेट्स से कि मैं बोलूँ कि मुझे डिस्टेंस मुझे चाहिए 2 इंचेस का, कि मुझे इस चीज को 2 इंचेस मूव कराना है, तो हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डू आई नीड टू गिव? आई नीड टू से 2 इंचेस डिवाइडेड बाय 0.5 इंचेस पर रेवोल्यूशन, बिकॉज जो लीड है आपका, दैट लीड इज बेसिक 0.5 इंचेस एंड दिस इज द डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन जो कि आपका नट रिलेटिव टू द बोल्ट मूव करता है. तो व्हाट यू गेट आउट ऑफ दिस, यू गेट 4 रेवोल्यूशंस. ठीक है, सेम काम हम स्पीड्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं. तो इफ आई जस्ट चेंज दिस टू स्पीड्स, तो व्हाट आई विल एंड अप विद, आई विल एंड अप विद 4 रेवोल्यूशंस पर सेकंड व्हिच इज आरपीएस. सही. तो अभी देखते हैं कि इसमें हमने क्या लिखा हुआ है. यहाँ ऐसी कोई बात लिखी हुई हो तो हमारे पास n जो निकल के आ रहा है, स्पीड इज एक्चुअली v अपॉन l. तो v इज 2 इंचेस पर सेकंड, the lead is 0.5 inches, and so the speed that you need is 4 revolutions per second. या फिर we can write it in terms of RPM. revolutions per second को RPM में लेके जाना होता है तो हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं हम RPM आ जाएंगे. अगर आपने इसी चीज को ओमेगा की फॉर्म में लिखना है तो आप ओमेगा में भी लेके जा सकते हैं. ठीक है, आरपीएस को ओमेगा में लेके जाने के लिए you just need to multiply this thing with 2 pi. सही है, तो this is going to give you omega. और आरपीएम को लेके जाने के लिए you also need to divide by 60. तो whichever you आप आरपीएस को डायरेक्टली ओमेगा में लेके चले जाएं, you're still good. ठीक, ये बेसिक फॉर्मूला जो है यूनिट कन्वर्जन वगैरह, ये आपको अब तक जाहिर है कि इतने सेमेस्टर में you should know these things. ठीक, ओमेगा आपको पता है, हमको टी आर भी पता था. हमारी पावर कम्स आउट टू बी टी आर टाइम्स ओमेगा. तो 701 पाउंड फोर्स इंच मल्टीप्लाइड बाय 25.133 रेडियंस पर सेकंड, इट गिव्स मी 17,618 पाउंड फोर्स इंच ऑफ पावर. ठीक है, इंच को फीट में लेके जाने के लिए कैसे लेके जाते हैं? इंच को फीट में आप 12 से डिवाइड कराते हैं चीज को. तो अगर आप इस चीज को 12 से डिवाइड कराएंगे तो यू आर गोइंग टू गेट योर पावर इन पाउंड फोर्स टाइम्स फीट. पाउंड फोर्स टाइम्स फीट की कन्वर्जन अवेलेबल है इन हॉर्स पावर. यू कैन ऑलवेज चेक, बुक में भी आपकी कन्वर्जन अवेलेबल होती हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल होती हैं. आपके पास पाउंड फोर्स से फीट की जो से हॉर्स पावर की कन्वर्जन है, तो 550 पाउंड फोर्स फीट इज इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर होता है. तो अगर मैं इस अपने जो भी मेरा रिजल्ट निकल के आ रहा है, इसको मैं 550 से डिवाइड करा दूंगा, तो आई एम आल्सो गोइंग टू गेट माय रिजल्ट्स इन हॉर्स पावर एज वेल. सही. तो बहुत बेसिक से एक एग्जांपल थी, होपफुली ये चीज़ क्लियर थोड़ी सी हुई होगी. We still have a few minutes before my next class starts. अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के हैं तो प्लीज पूछ लें.
होपफुली मैंने न्यूमेरिकल भी कराया तो शायद कुछ चीज़ें रिलेट होना शुरू होंगी. द एप्लीकेशन पार्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. कॉन्सेप्ट्स हैं बट व्हेन यू नीड टू अप्लाई देम इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. सही. तो कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो प्लीज. सर ये रोटेशनल स्पीड वाली बात दोबारा बता देंगे. सही है. देखिए रोटेशन स्पीड में हम ये कह रहे हैं कि लेट मी कम हियर फर्स्ट, मुझे चेंज करना पड़ेगा. तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर आपके पास एक थ्रेडेड रॉड अवेलेबल है, इस थ्रेडेड रॉड में अगर मैं इसको एक रेवोल्यूशन रोटेट कराता हूँ तो लेट्स से कि आपका नट इस पोजीशन में अभी है. ठीक. तो व्हेन यू रोटेट इट लाइक दिस द नट इज गोइंग टू मूव एग्जैक्टली बाय एन अमाउंट विच इज इक्वल्स टू द लीड ऑफ द सिस्टम. जितना आपके सिस्टम का लीड है आपका नट उतना रिलेटिवली मूव कर जाएगा. तो अब मैं अगर चाह रहा हूं कि मुझे इसको मूव कराना है एक सर्टेन अमाउंट x, तो अगर मैं x को अपनी लीड से डिवाइड करा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे एक्चुअली कितनी रेवोल्यूशंस देनी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, इन ऑर्डर टू एक्चुअली टू मूव माय नट बाय द अमाउंट व्हिच आई नीड. ठीक है. मुझे x में मूव कराने के लिए कितनी रेवोल्यूशंस देनी पड़ेंगी उसके लिए मुझे लीड से डिवाइड कराना है. सेम कॉन्सेप्ट को हम स्पीड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक रेवोल्यूशन में इससे डिस्टेंस ट्रेवल करना है लीड के बराबर. ठीक है. तो इन ऑर्डर, तो मैं ये बोलूं कि आई कैन राइट इट, तो मैं बोलूं एक सेकंड में अगर मैं इसको एक रेवोल्यूशन दूं तो मेरा नट तो कितना मूव करेगा, वो मूव करेगा बाय एन अमाउंट एल. और अगर मैं एक सेकंड के अंदर इसको 5 रेवोल्यूशन दूंगा मेरा नट कितना मूव करेगा एक सेकंड में 5 टाइम्स एल. तो अगर मैं इसकी स्पीड निकालना चाह रहा हूँ एक सेकंड में इसकी स्पीड आ रही है 5L डिवाइड बाय 1 सेकंड इक्वल्स टू 5L लेट्स से इंचेस पर सेकंड. ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं कि हमने जो भी हमारी ज्योमेट्री है उसको हम थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहे हैं स्पीड्स के साथ. एक और चीज से इसको ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने x को लिया हुआ था इंचेस में, आप दोनों साइड पे सेकंड से डिवाइड करा दें यू स्टिल गोइंग टू एंड अप विद द सेम थिंग. तो x इंचेस पर सेकंड बिकम्स v upon L. On the right hand side now is revolutions per second, so it is trying to show some sort of rotational speed. ठीक है. So this is what ठीक है सर. सही. ठीक है सर. और कुछ, otherwise you can stop. Attendance please लिख दो. Write your attendance in the chat. Enable by default chat disable होने लगी है इसके अंदर. Let me enable the chat. Okay, I've enabled the chat. Please write your attendance. ताकि मैं उसको रिकॉर्ड कर सकूं. सर जी. सर मेरा एक सवाल था कि जब हम जितनी भी स्ट्रेसेस हमने ड्राइव की थी पिछली क्लास में, तो उसमें मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि जब हमने डाया यूज किया था मीन डायमीटर या जो रूट डायमीटर था, हर केस के लिए डिफरेंट था. वो मुझे जरा क्लियर कर दीजिए. ज्यादातर चीजों में डीआर यूज किया है और उसकी वजह ये है कि डीआर रिजल्ट्स इन द स्मॉलेस्ट एरिया. ठीक है. सिर्फ बियरिंग स्ट्रेस के अंदर भी यूज्ड द मीन डायमीटर. उसमें हमने ये डिस्कशन की थी कि हम लोग जो बुक में यूज हो रहा है हम वही डायरेक्टली यूज कर लेंगे बुक से फॉर्मूला. बट अगर हम उसके अंदर भी अगर हम अपना रूट डायमीटर यूज करें ना तो हमारा बेयरिंग स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा प्रेडिक्ट होगा बिकॉज आपका एरिया छोटा हो जाएगा. तो फोर्स अपॉन एरिया में जब एरिया छोटा होता है तो फोर्स ज्यादा हो जाता है. ठीक. तो दैट्स द पॉइंट कि जो बुक के अंदर बेसिकली फॉर्मूला अवेलेबल है ना, स्टिक विद दैट. डू नॉट वरी अबाउट के वो मीन डायमीटर यूज हो रहा है कि रूट डायमीटर यूज हो रहा है. पॉइंट ये है कि रूट डायमीटर यूज करना सेफ है. तो जहां भी रूट डायमीटर यूज हो रहा है इट्स सेफर बिकॉज स्ट्रेस ज्यादा प्रेडिक्ट हो रहा है. हम सिस्टम को ओवर डिजाइन तो करेंगे बट अंडर डिजाइन नहीं करेंगे. ठीक है. ठीक है सर. थैंक यू. तो डोंट वरी अबाउट इट. जो अवेलेबल है उसको स्टिक करें.
कम लोगों ने अटेंडेंस लिखी है, सब चले गए शायद बीच में निकल के। एनीवेज ठीक है, तो इफ आई एम हियर यू कैन लीव, मैं हूँ यहाँ पे। इफ यू हैव अ क्वेश्चन आस्क मी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इफ यू हैव रिटन योर अटेंडेंस यू आर फ्री टू लीव। हाँ पूछो बेटा। अपलोड कर दिया सर, क्या चीज? वीडियो। हाँ वीडियो रिकॉर्ड मैंने कर ली है, मैं अपलोड कर दूँ। ओके ठीक है चले, ओके आई एम स्टॉपिंग दिस। अल्लाह हाफिज।